आज एक महिला का अपमान नहीं होता कि जो एक पिक्चर के उस पे उसको कम ड्रेस में दिखाकर। जब चाइना का मुद्दा आता है तो प्रधानमंत्री प्रेस पे आके चाइना नहीं बोल पा रहे हैं, वह यह नहीं बता पा रहे हैं कि 31 दिसंबर 2021 में कहाँ पे फ्लैग फहराया गया था। वहीं पे झूला झुलाते हैं, आप कह रहे हैं हम आँख लाल आंखें दिखा रहे हैं, और वहीं पे आप झूला झुला रहे थे शी जिनपिंग जी को। तो किस बात का डर? जब मौत एक बार आनी है तो वो इंसाफ की आवाज़ उठाते में आ जाएगी तो शायद इतिहास याद करेगा। उसको भी फांसी से लटकाने वाला एक ब्राह्मण समाज का, ब्राह्मण की बेटी और तांत्रिक होने वाला, उसको अपने घर में सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि उस बच्ची को आत्महत्या, जब आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उस घटना को आत्महत्या घोषित करना चाह रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, मिश्रा जी कांग्रेस में आ रहे हैं किस लिए? और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस की सरकार में 19 ईडी सीबीआई की जो जांच है, मेरी या तो बोलने दीजिए या तो सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। ऐसे नहीं होगा अगर ये लगातार प्रधानमंत्री बनेगा इस देश में 2024 में, ये नहीं बोलने देंगे। 19 नेताओं पे कांग्रेस की सरकार बोल रहे हो? रवीश कुमार ने कहा है कि इस देश में सबसे साहस का काम है कैमरे पर सरकार से सवाल पूछना। अजीत अंजुम के इंटरव्यू में, करण थापर के इंटरव्यू में पूरी दुनिया आज रवीश कुमार के साथ खड़ा है। वो सबसे बड़े स्टार हैं, वॉइसलेस ऑफ वॉइस हैं, लेकिन मेरे साथ 4 मेहमान हैं जो पिछले 8 साल से सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। न इनके पास टीवी है, न अखबार है, न घोड़ा है, न गाड़ी है, न कोई नौकरी है, न पैसा है। बस भारत का संविधान है और इंसानियत है। गैर बराबरी के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ और सरकारी अत्याचार के खिलाफ ये लोग लगातार बोल रहे हैं। अज्ञानी जी हैं मेरे साथ, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। आप सब इनको जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। श्रीवास्तव जी हैं, बालयोगी हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं और इस देश के अल्पसंख्यक समाज से आने वाले जिनको आतंकवादी कह दिया जाता है, राहे बगाहे राह चलते। क्या है इस देश की हालत? क्या हो गए इस देश का? क्या हम जाति धर्मों में बढ़ चुके हैं? और जो 1947 में हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था, बाबा साहेब ने जो संविधान दिया था, क्या वो छत बिछत हो रहा है या ये सिर्फ कोरा डर है? और क्या इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी और तमाम गरीबों को अधिकार मिलेगा? कब तक वो 2M दर्जे के नागरिक रहेंगे? अज्ञानी जी, क्या लगता है? रवीश कुमार कह रहे हैं कि सरकार से सवाल पूछना बड़ा खतरनाक है, आपको भी लगता है? देखिए, आज तक तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि खतरनाक है, लेकिन ये ज़रूर लगा कि सवाल पूछना चाहिए। समय समय पर जब भी हमें लगा कि हमारे SC STs के अधिकारों को कहीं कोई खतरा है, किसी भी कानून ला करके सरकार के या किसी पॉलिसी से या किसी भी तरह का उन्होंने ऑर्डिनेंस लाए, तो हम उसके लिए सबसे पहले खड़े हुए और लड़ाई की। क्योंकि अगर ये लगता कि सरकार से सवाल पूछना मुश्किल है, तो आज बाबा साहब ने या मान्यवर काशीराम जी ने हमें ये अधिकार जो दिए हैं, वो अधिकार अब थोड़े बहुत भी बचे हुए नहीं होते। देखिए, इस देश की सरकारों ने हमारे साथ सबसे बड़ा छल SC STs के साथ ये किया कि हमारा जो आर्टिकल 17 था, जो उस समय 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान लागू होने के तुरंत बाद उस पर कानून बन जाना चाहिए था, कि उसी दिन बाबा साहब ने लिखा था कि आज से अनटचेबिलिटी ख़त्म की जाती है। अगर उसके लिए उस समय की सरकारों ने वो आर्टिकल 17 पे, संविधान के आर्टिकल 17 पे कानून बना दिया होता, तो आज इस देश के अंदर जाति व्यवस्था काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई होती। और अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं आए होते 1989 में, तो हमें SC ST एक्ट भी नहीं मिलता किसी भी हालत में। और जो आज हमें भुगतना पड़ रहा है कि हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक भी हमारे वो जजेस नहीं है, नाम मात्र के हैं। अगर इस देश की सरकारों ने संविधान लागू होते ही आर्टिकल 124 पे जो नेशनल जुडिशरी अपॉइंट्स कमीशन की गठन कर दिया होता, तो हमारे भी आज 22.5% जजेस होते। अगर इस देश के सरकारों ने आर्टिकल 44 पे यूनिफॉर्म सिविल कोड उसी समय बना दिया होता, तो आज इस देश की महिलाओं को इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती
होती। और आज जो इस देश की अभी सरकार है, मौजूदा सरकार, उस पर राजनीति नहीं करती, एक तरफा वो बिल को नहीं लाते, उस कानून को हिंदू मुस्लिम के उसमें ना दिखा करके वो इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना खड़ी करते। आज एक महिला का अपमान नहीं होता कि जो एक पिक्चर के उस पर उसको कम ड्रेस में दिखा कर। सिब्बल कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम सरकार इसलिए हटाना चाहती है कि आरएसएस वालों को जज बनाना है। नहीं, देखिए, ये तो कुछ भी कहेंगे, इन्हीं के तो पाप है ना जो धोने पड़ रहे हैं। 1993 में इन्होंने ही तो 10 जजों की बेंच बना करके उसमें कॉलेजियम सिस्टम, मतलब उत्तराधिकार। भाई किस बात का? जैसे जिस तरीके से यूपीएससी है, वो कमीशन है जिसमें कि इस देश के ब्यूरोक्रेट्स एग्ज़ाम देते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो चुने जाते हैं। और इसी तरह अगर ये हमारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंट कमीशन अगर बन जाता, जो बाबा साहब चाहते थे, जो उस समय के संविधान को जिन्होंने बनाया वो चाहते थे जिस तरीके से, तो फिर आज 22.5% हमारे भी जजेस होते। और प्लस ये गुंडागर्दी नहीं चलती कि जो एक जज जा रहा है पर्ची रख करके सरकार को दे रहा है कि ये मेरा उत्तराधिकारी है, वो चीफ जस्टिस बनेगा। 4 लोगों की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 4 लोगों की सीनियर जजेस की कमेटी ये चुन लेती है कि भाई किस जज को। से सवाल पूछते हैं तो डर लगता है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अगर डर लगेगा तो हम सवाल पूछेंगे ही नहीं, किसी हालत में पूछ ही नहीं सकते। सबसे पहले अगर हमने इस समाज की अगर बीड़ा उठाया इसके सवालों का पूछने का सरकार से, तो पहले डर को एक तरफ बाहर रखा है। चलिए, आपको डर लगता है पंकज जी? देखिए, डरता तो वो है जिसके कर्मों में दाग होता है। हम तो भगवान श्री चित्रगुप्त के वंशज हैं, हमारे तो खून में ही न्याय है। अगर हम नहीं बोलेंगे, सच को सच नहीं बोलेंगे, तो आखिर बोलेगा कौन? रवीश कुमार कह रहे हैं डर गया है देश, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। रवीश कुमार जी के कहने का आप सेंस समझिए कि जो लोग सत्ता से सवाल पूछते हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, कीमत चुकानी पड़ती है देश में, खास करके मोदी जी के राज में, चाहे वो किसी भी समाज का आदमी हो। यही रवीश कुमार जी जब मनमोहन सिंह जी की सरकार से सवाल पूछते थे तो गिरिराज सिंह जैसे भाजपा के नेता उनको ब्रह्मर्षि समाज का वो सम्मान देते थे, लेकिन हीरा बताते थे, भूमिहार समाज का हीरा है। हीरा है। आज वो हीरा कोयला बता दिया उन्होंने नौकरी से निकलवा दी, पूरी की पूरी सिस्टम ध्वस्त कर दिया, उनको बेरोजगार बना दिया। यही बात देश के आदमी को समझना होगा। डॉक्टर कफिल को देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो अपने, नवीन कुमार जी को देख लीजिए, प्रसून वाजपेयी को देख लीजिए, साक्षी जोशी को इसकी एक लंबी फहरिस्त है, कोई छोटी फहरिस्त नहीं है। बीजेपी आरएसएस के खिलाफ अगर आप बात करेंगे तो सवर्ण है तो अभी नहीं छोड़े जाएंगे। आप कह रहे हैं, देश के लोगों को समझना होगा, आरएसएस का जो मिशनरी है वो देश में कौन हिंदू, कौन दलित, कौन सवर्ण, कौन पिछड़ा, इनका सब कुछ एक ही है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ऋषि अग्रवाल, जो इनके पार्टी फंड में चंदा देता है वो उनका हिंदू है, बाकी सब हिंदू बेकार। आप बताइए कि जिस 80 और 20 की बात होती है, 85-15 साहब, बेईमानी मत कीजिए श्रीवास्तव जी। मैं थोड़े ना कह रहा हूं भाई, आप ही के लोग बोल रहे। 85-15 है। मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, सिर्फ मुसलमानों को चाबी टाइट करने के बहाने इन्होंने जो पूरे देश की चाबी टाइट कर दी है। अरे भाई, आप मुसलमानों को दामाद बनाते, आप जीजा बनाते, आप बहनोई बनाते, लेकिन बाकी को टाइट कर देते। कौन है मुख्तार अब्बास नकवी? देश से निकालो बाहर। अगर आप कहते कि ये मुगलों की औलाद हैं तो इनको भेजो, क्यों नहीं भेज रहे? उनको जीजा जी बनाओगे, हैं, हमें लड़ाओगे आपस में और देश लूटोगे, ये इनसे पूछिए। आपको लगता है कि अभी जो आजम खान के साथ हो रहा है, चाहे गाजीपुर के अफजाल अंसारी के साथ हो रहा है, ये सब मुस्लिम है इसलिए हो रहा है? निश्चित तौर पर प्रतिशोध की भावना, जिस मुख्तार अब्बास नकवी अफजल अंसारी के साथ जैसा हो रहा है, उनका परिवार स्वतंत्रता सेनानियों में एक कभी हुआ करता था, आप उसको भूल नहीं सकते। आप समझिए, देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, आप उनको बार बार, जो देश में कानून की व्यवस्था है, ऐसे लोगों को चाहे वो नौकरी में हो या सरकार से सवाल पूछते हों, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है। अच्छा, ये लोग नया जो कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़की, अगर लड़का मुस्लिम होगा, लड़की हिंदू होगी तो 60 टुकड़े 35 टुकड़े, ये वाला, इससे सहमत? मतलब नहीं समझे? श्रद्धा वाली के श्रद्धा वाला अभी झारखंड में हो गया कि मुसलमान लड़का से प्यार करोगी तो सूटकेस में बंद होकर आओगी। तो आपने अंकिता में देखा था,
और अंकिता में देखा था, झारखंड में जो हुए उसमें तो मुस्लिम लड़का था नहीं। लड़की का बाप बार बार वो पहले अपने पहले वाली लड़की के साथ भी बताता था, उसका डेट बता दूं, उसका उम्र छिपाया जाता था, उसका लव एंगल था। तो उस समय ये क्यों नहीं करते? जो अंकिता भंडारी के साथ उत्तराखंड में हुआ उस पर ये क्यों नहीं बोलते? या श्रद्धा के साथ उसमें हिंदू लड़का नहीं था। सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, समझिए। इस्लाम में भी सर उठाकर नहीं देखने की बात है। अगर वो आप उसे अगर मुस्लिम समझते हैं तो वो मुस्लिम नहीं है। अगर वो मुस्लिम होता, वो कुरान को फॉलो कर रहा होता, तो पराये लड़कियों के ऊपर सर उठा नहीं देखता। गुनाह है वो। मैं आता हूँ पंकज, आता हूँ। आपको क्या लगता है, लगातार बहुजनों को मुसलमानों से भिड़ाने की कोशिश हो रही है या आप इसको अफवाह मानते हैं? नहीं, बिल्कुल ये इनका चल ही रहा था। इससे हिंदू मुस्लिम ये तमाम, देखिए हिंदुओं में भी और मुस्लिमों में जो अपर लेवल के अपर कास्ट और मालदार जितने भी ऊपर के मौलाना और उधर के वो जो हिंदूवादी बैठे हुए हैं, वो तमाम लोग अपर कास्ट और अपर मालदार हैं। उनका गरीब समाज को भिड़वा करके, गरीब मुसलमान और गरीब SC ST को भिड़वा करके, आपने देखा कि कभी कोई मालदार मुसलमान मरा हो दंगे में, या कोई ऊपर का कोई पंडित जी या कोई ठाकुर साहब मरा हो? यहाँ पर SC ST के वो गरीब लोग और मुस्लिमों के गरीब लोग वही मरते हैं जो आपस में, जिन्होंने वो धर्म कन्वर्ट किया था मुगलों के टाइम में, जो SC ST से ही आए थे, अनटचेबल से बने थे, जो मुस्लिम बने थे। मुस्लिमों में बहुत भारी जातिवाद है, पता है आपको? 308 जातियां हैं। जो जिस जाति में कन्वर्ट हुआ था, आज वो उसी जाति में अपनी शादी करता है, मुस्लिमों में भी। तो वो हमारे ही लोगों को आपस में भिड़वा रहे हैं और अपना राज कायम, दोनों लोग राज कायम कर रहे हैं, दोनों तरफ से इनकी राजनीति है। देखिए मुस्लिमों का ये कुछ नहीं करेंगे। जैसे जनसंख्या बिल जो आ रहा है, ये जनसंख्या नियंत्रण बिल, ये मुस्लिमों को आगे करके ये SC STs के ऊपर भारी कुटाराघात है। देखिए मैं कल भी कह रहा था कि इस जनसंख्या बिल से मुस्लिमों का कोई हानि नहीं होना है। उनके मौलाओं को कह रखा है कि आप खूब बोलो जिससे कि हमारे SC STs झांसे में आ जाएं, क्योंकि मुस्लिम 98% सरकारी नौकरियों में ही नहीं है। वो तो उसमें नौकरी, उनको नौकरी कल छोड़ते हो, अभी कर दो, उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप 3 बच्चे पैदा करेंगे तो सरकारी नौकरी नहीं देंगे, मत दो भाई, वो तो अपना काम कर रहे हैं। SC ST OBC पर निशाना है। ये SC ST पर, OBC भी वो आप है, लेकिन SC STs पे खास तौर पे, क्योंकि हमारे गांव देहातों में जाकर के देखो, आज भी उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास कोई टीवी नहीं है, उनके पास कोई भी जरिया नहीं है। गलती से तीसरा बच्चा पैदा हो गया तो हमारे वो सरकारी शिक्षा, सरकारी नौकरी, सरकारी सुविधाएं, सरकारी चिकित्सा व्यवस्था सब छीन लेंगे। वो जानबूझ करके चाहते हैं हमारा वोट का अधिकार खत्म हो, चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म हो। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून ये पूर्ण रूप से SC STs के विरुद्ध है और SC STs को बता दिया कि ये देखो, ये तो मुसलमानों के खिलाफ हैं, उनके 6 बच्चे या 4 बच्चों को हम उसके खिलाफ कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सांसद बीजेपी का इस बिल को प्रस्तुत कर रहा है वह रवि किशन, वो 4 बच्चों का बाप है, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता, मालदार है वो। 4 बच्चे तुम यहां पर नहीं दोगे, उनको विदेश भेज देगा, लेकिन मेरे लोग कहां भेजेंगे उनके? बालयोगी जी, क्या दलित पिछड़े मुसलमानों को लड़ाती है सरकारें? हाँ बिल्कुल लड़ाती है। 1973 में डिम्पल कबाड़िया जी ने बिकनी पहनी है ऑरेंज रंग की, तो दिखाई नहीं दिया। अक्षय कुमार हरे राम हरे कृष्णा में बनते हैं ऑरेंज रंग, तब दिखाई नहीं दिया। मनोज तिवारी चमक छमक छम नाच रही, तब भी दिखाई नहीं दिया। रवि किशन ने भगवा पहन कर भगवा का अपमान किया, और बीजेपी सांसद विधायक बनाती है उनको। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये मोहम्मद समीर हैं और ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, हमने साथ में स्कूलिंग की, पढ़ाई की, खाया पिया साथ में, अब ये सरकार आने के बाद ये कह दे कि जिहादी है, आतंकवादी है, भाई कैसे आतंकवादी मान लेंगे? और फिर अगर ये आतंकवादी है तो दलित को आप तो मंदिर में नहीं घुसने देते, तो इनको दामाद बना देते हो, दलितों को बनाओ दामाद। मुख्तार अब्बास नकवी की जगह पे आदिवासी दलित भी तो बन सकता है दामाद। और जहाँ तक दूसरी बात रही कि भारतीय जनता पार्टी आज ये बताए चाइना के मुद्दे पे कि 2021 के शुरुआत में जो 67 कुछ व्यापार, इनका अरब डॉलर का व्यापार चल रहा था, वो बढ़ते बढ़ते 89 पहुंच गया, और 2022 के शुरुआत में 97.76 चला जाता है, जो कि हाईएस्ट रेट पे अगर इसी तरह चला तो 120 अरब डॉलर का व्यापार कर रही है भारत। आपको डर लगता है सरकार के खिलाफ बोलने में, सरकार से सवाल पूछने में? देखिए डर, रवीश कुमार कह रहे हैं डर लगता है। देखिए डर तो सभी को है। इस वक्त जो सरकार के खिलाफ मेरे ऊपर भी हमले हुए हैं, वो भी एक नहीं 3। मैं भी हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, भगवा पहनता हूँ, मेरे भगवों को ही आतंकी भगवा कह दिया जाता है। आप तो कुलीन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं।
ब्राह्मण परिवार से नहीं है। भाजपा की सोच जो है, जो संघीय सोच मानसिकता है, अरे दधीची के वंशज हैं ना जिन्होंने हड्डी दान कर दिया देश के लिए, वो दधीची के वंशज ब्राह्मण समाज के लोग डरेंगे? बिल्कुल। अरे हम डरते तो हम किसी के पिताजी से भी नहीं हैं, हम तो महाकाल से डरते हैं। लेकिन जो डराने का धमकाने का प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार बार बार कहती है। आज भी मेरे निवास में मैं इंटरव्यू दे रहा था, एक व्यक्ति भाजपा कार्यकर्ता मेरे ऊपर हमले के निशाने से आया था। आप एक बताइए, भाजपा नेता, एक बात बताइए, एकदम ईमानदारी से बताइए, कलेजा पर हाथ रखे, ज्यादातर बीजेपी आरएसएस के सवर्ण समर्थक ही धमकी देते हैं, इसमें कोई दूमत है? नहीं, धमकी तो देते हैं। जो उसकी पार्टी का है वो धमकी देता है। उसकी जाति क्या है? ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये चारों हैं। शूद्र? शूद्र? शूद्र भी भाजपा के जो शूद्र भी हैं वो शूद्र को धमकी दे रहे हैं। शूद्र धमकी दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए शूद्र दे रहे हैं। हम SC/ST नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम शूद्र नहीं, हम अवर्ण हैं, हम सवर्ण समाज का हिस्सा नहीं है, चारों वर्णों में से नहीं है, हम अनटचेबल्स हैं। जो तो क्या एससी भी बीजेपी के लिए धमकी का काम कर रहा है? नहीं, वो दूसरे, हाँ, बिल्कुल वो कर रहा है, जिनको कि उन्होंने बना दिया हिंदू, बना दिया, बता दिया कि भाई तुम हिंदू हो, क्योंकि जो OBC है वो आज हिंदुओं का सबसे बड़ा हथियार है। जी, शूद्र वाला शब्द वापस लीजिए, कह रहे हैं कि हम SC/ST OBC हैं, शूद्र नहीं है। क्योंकि भैया आज जो अक्षय कुमार के नाम पे मैंने जो FIR मुखर्जीनगर थाने में देने के लिए लिखी, वो अक्षय कुमार है, वो भाजपा का नेता है। मैंने मुखर्जीनगर थाने में तहरीर भी डालने की डाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा नेताओं से सीधी सिप्पी पूछो कि आप अक्षय कुमार का बाइकआउट कब करोगे। ये हिंदू मुसलमान करके भाजपा को क्या मिल जाता है? जब चाइना का मुद्दा आता है तो प्रधानमंत्री प्रेस पे आके चाइना नहीं बोल पा रहे हैं, वह यह नहीं बता पा रहे हैं कि 31 दिसंबर 2021 में कहाँ पे फ्लैग फहराया गया था। वहीं पे झूला झुलाते हैं। आप कह रहे हैं हम आँख लाल आंखें दिखा रहे हैं, और वहीं पे आप झूला झुला रहे थे शी जिनपिंग जी को। तो दलित का जो शोषण है वो सभी पार्टियों ने किया है, कोई एक पार्टी छूती नहीं है इस पर। सभी पार्टियों ने दलित और मुसलमान का शोषण किया है और अपने अपने समाज को बढ़ाया है। आज भी जो दलित के नेता भाजपा में हैं और सांसद विधायक बन के बैठे हैं, वह भी उनको भूल चुके हैं जिन दलितों के नाम पे वो गए हैं, और जो अदर दलित नेता हैं वो भी भूल चुके हैं। अब ब्राह्मण समाज के नेता ब्राह्मण समाज के साथ हैं। ब्राह्मण समाज के नेता तो ब्राह्मणों के बहन बेटियों के रेप होने के बावजूद भी भाजपा के सांसद लोग दलाली लेते हैं, पैसा लेते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे में जाते नहीं हैं, बल्कि जिस पीड़ित आदमी पे मुकदमा होता है, बुलंदशहर की एक बेटी का मामला है, उसी पे मुकदमा हो जाता है ब्राह्मण परिवार वैसे अभी जो ये कार पलटी थी तो पूरा ब्राह्मण नेता सारी पार्टियों के एकजुट हो गए थे यूपी में योगी बाबा के खिलाफ। देखिए, जहाँ तक त्यागी समाज की मामला जो हुआ था, त्यागी समाज वाले ने जब इकट्ठा हुआ तो उनमें जयमल लगा दिया गया। उनसे भी साठगांठ कर लीजिए। जो दलाल हैं इनके बीजेपी के, जो पार्टी लेवल पे हैं, वो पैसा ले लेते हैं। बड़े बड़े संत पिक्चर देख के, अब बताइए जितने संत विरोध कर रहे हैं पिक्चर का, वो पिक्चर का गाना देखिए तभी तो विरोध कर रहे हैं ना। तो मतलब ये अश्लीलता भी देखते हैं क्या ब्राह्मण और संत? क्या मजाक है? आप संतों को तो कब से पिक्चर का बाइकआउट करने? हिंदू मुस्लिम बड़ा ट्रम्प कार्ड है। क्या आप लोग को डर लगता है किससे डर? बोलने में, सरकार से सवाल पूछने में? किस बात का डर? जब मौत एक बार आनी है तो वो इंसाफ की आवाज़ उठाते में आ जाएगी तो शायद इतिहास याद करेगा, शायद इतिहास याद करेगा। ये कहा जा रहा है कि तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो डर में है, दहशत में है, उनकी लिंचिंग हो रही है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। लिंचिंग कर कौन रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, उस वक्त से आज कुछ मेरे समुदाय के लोग मुझसे ही सवाल करते हैं कि आप बोलने जाते हैं, रोड पे बोलते हैं, सरकार के सवाल करते हैं, तो आपको डर नहीं लगता? जो सवाल आपने किया कि मुझे डर इस बात का लगता है कि कहीं ये जो CA NRC लेके आए, मुस्लिम विरोधी नहीं, ये देश विरोधी थी, कि वहाँ सारा CA NRC के विरोध में मैं कह रहा हूँ कि अगर उस वक्त में अगर मुस्लिम समाज पूरे CA NRC के लिए, शाहीन बाग के लिए खड़ा हुआ था, तो उस वक्त में OBC कांग्रेस के राज में मलपुआ खा रहा था मुसलमान, सबसे बड़े बड़े दंगे हो रहे थे। कांग्रेस के राज में किसी भी, अभी जैसे पंडित जी ने कहा ना, किसी भी सरकार के राज में कभी भी मुस्लिम और दलित को, लालू यादव और मायावती की सरकार में एक दंगा नहीं हुआ है सर, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। लालू जी की मैं प्रशंसा करता हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसलिए प्रशंसा करता हूँ कि वही लालू प्रसाद हैं कि इस सबसे पहले RSS का जो रथ यात्रा थी ना, को सबसे बड़ा व्यक्ति और इस देश में सबसे बड़ा निडर वही लालू प्रसाद था, जिसने क्या कहते हैं वो यात्रा का रथ यात्रा रोक दी गई। आनवाड़ी साहब को रोक दिया गया। अगर वो रथ यात्रा, उस रथ यात्रा के पैटर्न में इन्होंने वो पैटर्न बंद कर, मायावती जी के राज में भी दंगा नहीं कर पाया कोई यूपी में।
मायावती जी सारे अपराधी बिल में घुस गए थे, चाहे वो जाति के नाम पर हो या धर्म के नाम पर हो। धर्म जाति के नाम पे नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आज मायावती जी कहाँ हैं? हाथरस में बेटी का रेप होता है, बेटी का उत्पीड़न होता है, उसके परिवार से बिगैर इजाजत के उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। कहाँ बोलती हैं मायावती जी? उनसे शिकायत नहीं बोलती है? है मायावती जी? बताइए। ट्वीटों की भरमार है, क्या बात कर रहे हैं? ट्वीट पे तो केजरीवाल जी। सोनिया गांधी क्या रोज धरना देती रहती है सड़क पर? मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं, सोनिया गांधी ने कितने धरना प्रदर्शन? राहुल जी और प्रियंका जी गए थे ना। राजस्थान में क्यों नहीं जाते हैं? राजस्थान में क्यों नहीं जाते हैं बताइए? सोनिया जी यूपी में जाते हैं, राहुल जी राजस्थान में भी कार्तिक भील की हत्या होती है, राजस्थान में पानी पीने के लिए मार दिया, तो वहां क्यों नहीं जाते? मैं किसी पार्टी का समर्थक होके नहीं आपके मन से बोल रहा, मैं बात ये रख रहा हूं कि आप ये देखिए कहीं भी मुस्लिम समाज का बताइए कि मुस्लिम समाज का भला कैसे होगा? मुस्लिम समाज का ये भला इसलिए जब होगा जब मुस्लिम समाज खुद जागरूक हो जाएगा। तो ओवैसी के साथ जाए? ओबीसी के साथ क्यों जाए? आप ये बताइए कि ओबीसी जहां भी अपनी लीड करने गए वहां लीड से उन्होंने कहीं हर जगह लीड तो पाई नहीं है, पर लीड से किसी और को पीछे कर दिया, लीड से कहीं और किसी और को पीछे कर दिया। टीम है। हाँ, अवैसी साहब का जो रोना है, तेलंगाना जहाँ से हैदराबाद से वो लड़ते हैं तो वो 8 सीटों पे लड़ते हैं, लेकिन मुसलमान पोलराइजेशन दिखाने के लिए वो बीजेपी जिताने के लिए पूरी सीटों पे चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद कहते हैं मुसलमान एक हो जाओ, इधर भाजपा कहती है हिंदू एक हो जाओ। भाई जीत कौन जाएगा वो तो आप सब जानते हैं। मेरा एक प्रश्न है इस तंत्र से कि क्या कभी भी गोदी मीडिया 2 को रोज़गार, अच्छे दिन, सस्ता पेट्रोल, महंगाई पे चर्चा रखवाएगी बुला के हम लोगों को? अच्छा, ये मीडिया हिंदू मुस्लिम कर रही है? क्यों? गुल्लू मीना का जोश हम लड़वाने जाते हैं वहाँ पर? मौलाना और पंडित का डिबेट कौन कराता है? नुपुर शर्मा वाला विवाद किस मंच पे हुआ था? एक मंच ही है तो आता था कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हो कि उन्होंने नबी के लिए कुछ बोल दिया, इधर से उन्होंने उसको उठा लिया। ए राजा ने कैसा बयान दिया था? जब भाजपा प्रेजेंट की गवर्नमेंट ही देश का माहौल बिगाड़ना चाह रही हो और उसमें बैठे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी चुप्पी साध लिए हों, तो ये मान के चलिए कि देश आग में जल रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? कहीं भी जहां भी हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ, जहां भी क्या कहते हैं मस्जिदों के ढोल नगाड़े बजाए गए, जहां भी क्या कहते हैं जिस भी मस्जिद पे क्या कहते हैं भगवे झंडे ताने गए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे एससी ओबीसी के जो नौजवान युवा है ना, सबसे बड़ी बात है कहीं भी आपको स्वर्ण, पंडित, ब्राह्मण, ठाकुर कहीं नहीं दिखेगा। और जहां भी अटकाना होता है ना भारतीय जनता पार्टी को, वो एससी ओबीसी के बच्चों को, युवा पे, जो युवा के माइंड से जो बार कर रहे हैं ना ये एससी ओबीसी पे, वो सबसे बड़ा बार है। एससी ओबीसी के बच्चों को है? देखिए अब ऐसा नहीं है। अभी दिल्ली में 3 दिन दंगा हुआ। अगर वो दंगे में अगर एससी के, हमारे एससी के एसटी के अगर बच्चे आ जाते नौजवान, तो दंगा पूरे देश में विकराल रूप धारण कर लेता। पिछले 1992 के बाद जिस तरीके से बहुजन मूवमेंट, बहुजन प्रचार चले हैं, हमारे अनुसूचित जाति के लोग बिल्कुल इन हिंदूवादी इन शक्तियों के संगठन में तो रह सकते हैं, लेकिन दंगों में नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल जिस गुजरात दंगा में दलित समाज को पोस्टर बनाया गया था, उसने कहा है कि हमें बुद्धिस्ट होना है और दंगों से हमारा भला नहीं हुआ। पंकज, इसमें मैं एक बात रवीश जी की बात पे कहना चाहूँगा। देखिए, बाबा साहब को भी ये पता था, भगत सिंह को भी ये पता था, मान्यवर काशीराम जी को भी पता था कि अगर आप कॉरपोरेट हाउस में चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी काम करोगे, उनसे पैसा लोगे या सरकारी क्षेत्र में काम करोगे या किसी लाभ के पद पे होगे जिससे आपको आर्थिक लाभ हो रहा है, तो आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, आपको डरना पड़ेगा। इसीलिए बाबा साहब ने कोई नौकरी नहीं की, इसीलिए भगत सिंह ने कोई नौकरी नहीं की, इसीलिए हमारे मान्यवर काशीराम जी ने जब अपना मिशन शुरू किया, जब उन्होंने वाम सेब बनाया, तो उन्होंने कसम खाई कि मैं सबसे पहले उन्होंने रिजाइन दिया एक क्लास अधिकारी के, उससे अपनी नौकरी छोड़ी और उसके बाद उन्होंने कसम खाई मैं घर परिवार नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं किसी लाभ के पद पे रहूंगा या मैं परिवार के साथ रहूंगा, क्योंकि मेरा संघर्ष इन जालिमों से है, उस वैसी दरिंदे उस सरकार की, उस वक्त की कांग्रेस सरकार से थी जिसने अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकार लागू नहीं करे। इसीलिए बाबा उन्होंने मान्यवर काशीराम जी ने नौकरी छोड़ी। उनको पता था नौकरी पे रहना होगा, किसी भी तरह की, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे सरकारी में, तो डरना पड़ेगा। ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई। हाँ बिल्कुल। पंकज, क्या मीडिया, आऊंगा आपके पास, मीडिया जो है वो हिंदू मुस्लिम करा रही है, वो रोजी रोजगार, दवाई, पढ़ाई लिखाई का सवाल मुद्दा गौन कर रही है? सबसे पहले तो राजीव गांधी जी ने SC/ST एक्ट लाया था, समझिए बात उसका नहीं है, समय किसके आया था वो मैं बताऊंगा। दूसरी बात कि आपने कहा मीडिया क्या है, आप समझिए 3 बातें एजेंडा फिक्स हुई थी, एजेंडा 20। तो माइंड कंट्रोल करने का काम क्या है? माइंड कंट्रोल करने का काम मीडिया के लोग करते हैं, उसके पीछे फंडिंग है और उसी फंडिंग का, विज्ञापन का
परिणाम है कि मीडिया को वैसा कोई सवाल नहीं पूछती है जिससे लोगों का दिमाग जागृत हो, लोग सत्ता से सवाल आंख में आंख डालकर पूछे और देश का भला कैसा हो। नाना पाटेकर की एक फिल्म थी 100 में 90 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, वही काम हो रहा है देश में। आज बाबा साहब ने 2 बातें कही थी संविधान में, कर्तव्य और अधिकार। अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, हम आम नागरिकों को, आप पत्रकारों को, नौकरी पेशा के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, सबके लिए एक कर्तव्य और अधिकार बाबा साहब ने बताए हैं। शायद अगर हम सभी भारतवासी अपने कर्तव्य के साथ साथ अधिकार को भी समझें, अधिकार के साथ कर्तव्य को समझें। तो यही बात तो मोदी जी कह रहे हैं कि सब अपना अपना कर्तव्य करो, अधिकार की बात मत करो। हम भी दे दीजिए मोदी जी ऋषि अग्रवाल की तरह पैसा, हम भी अब चल जाएं विदेश, ऐसा कर लें। मोदी जी बोलते हैं, जो बोलते हैं वो डिफिनिट नहीं करते, अपने आप को सलमान खान समझते हैं। आप बताइए ना कि ये कौन सा बात बता देते हैं कि ऋषि अग्रवाल को ज़मीन दे देते हैं, कोरिया ले जाते हैं बिजनेस समिट में, कैसे चला जाता है, देश का मजदूर घर तक नहीं पहुंच पाता है, देश का किसान बॉर्डरों पर बैठा है, देश की राजधानी में आ नहीं पाता है, तो ऋषि अग्रवाल कैसे चला जाता है 23,842 करोड़ रुपया लेकर, विजय माल्या कैसे चला जाता है। मोदी जी क्या कहते हैं छोड़ दीजिए, बड़ा मोदी जी का गुणगान है, 24 घंटा जब माला जपते हैं क्या आप लोग, मोदी 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 मोदी। सारा संपादक तो ब्राह्मण है टीवी में, सारा पत्रकार ब्राह्मण सवर्ण है। क्या ब्राह्मण समाज जो है वो अन्याय के पक्ष में है? देखिए, जो ब्राह्मण न्याय के पक्ष में हो वो तो रहे, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो इंसान पैदा हुआ था, और मेरे लिए हिंदुस्तान का अरे सारा टीवी अखबार का संपादक ब्राह्मण है भाई। मोदी जी के टॉप 10 मंत्री सवर्ण समाज से सिरने वाला। भगवान तो नहीं है, ब्राह्मण ही है ना, सेवा करने का अधिकार मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, एक भी जाति के नेता से आप ये सवाल पूछो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जो मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में है, क्या अपने जाति के लिए, अपने समाज के लिए कुछ किया है? अब आप रामदास अठावले जी पर, वो दलित कोटे से आते हैं, दलित मंत्री हैं, दलित समाज के लिए कितना स्कूल खोला उन्होंने, आप ये पूछो। अजय मिश्रा से पूछो, जो प्रभात गुप्ता का, निर्मला सीतारमण ने कितना खोल दिया। यही बात मैं पूछ रहा हूँ। अब निर्मला सीतारमण ब्राह्मण है तो सारे ब्राह्मण के घर में चूल्हा जल जाएगा, उनको तो फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि प्याज लहसुन नहीं खाती है तो प्याज महंगा होगा, नहीं फर्क मेरा पड़ेगा। सवाल ये था कि मीडिया में सब ब्राह्मण बैठे हुए, मान लीजिए, सुनिए, सरकार का काम है अत्याचार करना, मान लीजिए आए, लेकिन सारा पत्रकार, सारा जज, सारा इनकम टैक्स ईडी, सब जगह जहाँ सवर्णों का कब्जा है, झा, मिश्रा, शर्मा, वर्मा, कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रहा है। अरे रवीश कुमार जी क्या है, अपवाद। फिर अपवाद मैं क्या कह रहा हूँ आप नहीं समझ रहे हैं। अच्छे बुरे सभी जाति सभी धर्मों में हैं, और इस चीज को लेके किसी भी जाति और धर्म पर कटाक्ष नहीं होना नहीं, कटाक्ष नहीं, इस बात नहीं, पंकज सुनिए, ऐसा नहीं चलेगा। सुनिए, आप मुझे बताइए। नहीं हूँ, हाँ, लेकिन इसका ब्राह्मण की बात नहीं। इस देश में ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में 90% सीटों पर किनका कब्जा है? और अगर भ्रष्टाचार है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? दलित, पिछड़ा, आदिवासी। सुन तो लो, अगर कोई जज है या डॉक्टर इंजीनियर है तो क्या अपनी जाति का भला कर रहा? ये चीज समझना होगा हमें। सरकार में बैठे हुए लोग उस जाति का दुरुपयोग करते हैं, उस धर्म का दुरुपयोग करते हैं, और अपनी चंडाल चौकड़ी को वहां तक बिठाते हैं। जो शोषण करता है, जो सरकार की हाँ में हाँ कहता है। अरे मनमोहन सिंह की सरकार थी तो आवाज आई ना सीएजी से, आवाज आती थी ना सुप्रीम कोर्ट से। कौन है भैया? एक बार आज क्यों मोदी जी के राज में क्यों नहीं आ रहा है? तो लो, हाँ। अब कहाँ है विनोद राय, जो कैग का महान नियंत्रक लेखा परीक्षक था, और उसको कैसे बीजेपी ने सम्मानित किया, बैंक बोर्ड ब्यूरो में चेयरमैन बनाया, रेलवे के कायाकल्प समिति में बनाया, उसको क्या क्या नहीं बनाया आपको भी पता है। तो ये सम्मान जो देने की परंपरा है, आज वही विनोद राय जो सवर्ण समाज से आते थे, जब उत्तर प्रदेश में अभी गोरखपुर में ब्राह्मण परिवार की दुकान टूट गई, ज्योत्सना दुबे की, कहाँ है ब्राह्मण? जब बुलंदशहर में उसकी बहन के साथ गैंगरेप हुआ और उसको, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है इस सरकार में। ब्राह्मण पर तो क्या, सवर्णों पर क्या, दलितों पर क्या, पिछड़ों पर। ये जो सरकारी एजेंडा है जो आरएसएस का, हम सब भारतीयों को समझना होगा। बाबा साहब ने कहा था, जिस दिन संविधान हमारा लागू हुआ उसी दिन हुआ कि हम सब भारतीय हैं, हम भारत के लोग। पहला संविधान में प्रस्तावना में पहला लाइन है। तो जब हम सब भारत के लोग हैं, अत्याचार जुल्म जो हो रहा है, और ये सरकार है जानबूझकर जाति और धर्म की बात कहती है, क्यों नहीं सरकार ऐसा कानून लाती है कि जो इंटरकास्ट मैरिज करेगा
उसके लिए सरकारी नौकरी का प्रावधान है। और आपने अभी जिक्र किया था कि जनसंख्या पर, तो मोदी जी सबसे पहले अपने पर यह कानून लागू कर लें, चूँकि वो 4 भाई बहन हैं, सबसे पहले ये कानून लागू कर लें। समझ लीजिए, फोन बंद कीजिए, कॉपीराइट आ जाएगा भाई। आप लोग साइलेंट नहीं रखते हैं। आप समझिए, मोदी जी खुद पर लागू कर लें, दूसरे की बात छोड़ दीजिए, मनोज तिवारी पर लागू कर दें, निरहुआ पर लागू कर दें। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ उत्तर प्रदेश के विधानसभा में ऐसे लोग हैं जिनके 4 से अधिक बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, जिसके 4 बच्चे हैं, तो पूरे देश में तो पता नहीं कितना है। तो जिसको इम्प्लीमेंट करना नहीं है, उनको एक्चुअली क्या करना है, अब ले आते हैं पौने 2 आँख वाला कानिया के, कहते हैं कि हम औरतों को नग्न देखना अच्छा लगता है। अरे भैया, आप अपने घर में भी देखते क्या? आपके घर में कहना चाह रहे हैं? सुनिए सुनिए ना, आप भाग क्या ला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तमाम अपने उन नेताओं के जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, कल उन सबको इस्तीफा दिला के दिखा दें, हिम्मत है तो वो ना करेंगे, खामखा देश में जहर घोलेंगे। दीपिका पादुकोण शाहरुख भगवा का अपमान कर रहे हैं। तो अक्षय कुमार, मनोज तिवारी, निरहुआ, परेश रावल, जिन्होंने हमारे महाकाल और काला पत्थर बोला, बेबी दारू पी के नाचे लू, ये वाला जगाना गा रहा रिंकिया के पापा 5 रुपया के अंडा के लिए छीछा लेदर करने वाला है, भगवा का सम्मान कर रहा था। इसमें जो है, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जितनी बातें आज तक किसी को मालूम ही नहीं थी कि कभी कपड़ा पहना भी गया होगा, वो आज पूरे सनातन धर्म को उजागर करके, मतलब सनातन धर्म का अपमान करने वाली भाजपा को चैन नहीं मिला। आज भी मैं एक संदर्भ कर, भाजपा कैसे सनातन का अपमान कर रही है? इसलिए कर रही है कि अगर उसने ये मुद्दा उठाया तो अक्षय कुमार से इंटरव्यू मोदी जी का क्यों हुआ? क्या खाते हैं आप, कब उठते हैं आप? जिस तरीके से रावण ने भगवा का अपमान किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवा का अपमान कर रहे हैं। फिर आप लोग ऐतिहासिक कैरेक्टर रावण के वंशज नाराज हो जाएंगे। काहे के लिए नाराज होंगे? सुनिए ना, अगर रावण अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाता, माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। रावण को भगवा इसलिए पहनना पड़ा कि माँ सीता साधु समझ के भीख दे देगी। भारतीय जनता पार्टी को भगवे का प्रयोग इसलिए करना पड़ गया कि भारत की भोली भाली जनता धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करेगी। मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है भाई? मुसलमानों को तो 2014 से क्या, उससे पहले से टारगेट किया जा रहा है, पर इनकी जो संरचना है वो 2014 के बाद में बनी है। सारे जब आने के बाद सरकार सत्ता में, आरोप लग रहा है कि आप लोग के यहाँ जब लव अफेयर होता है तो बेटियां हिंदू लड़कियां सूटकेस में बंद होकर आती है। देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि गुनहगार का कोई धर्म नहीं होता। सबसे बड़ी बात, वो किसी समुदाय से आता हो, किसी धर्म से आता हो, किसी जाति विशेष से आता हो, किसी का क्या कहते हैं, गुनहगार का कोई भी धर्म नहीं होता। चाहे वो अंकिता भंडारी, चाहे वो बिल्किस बानू, चाहे वो क्या कहते हैं हाथरस वाली बेटी हो, या बुलंदशहर में अभी कुछ दिन पहले घटना हुई जिस पे हम और पंडित जी बोले, उसकी आवाज़ उठाई बच्ची की, उसको भी फांसी से लटकाने वाला एक ब्राह्मण समाज का, ब्राह्मण की बेटी और तांत्रिक होने वाला, उसको अपने घर में, सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि उस बच्ची को आत्महत्या, जब आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उस घटना को आत्महत्या घोषित करना चाह रही है। पंडित जी लोग का तो बल्ले बल्ले है, ब्राह्मणों की सरकार है, आप कहाँ? हमें तो लग रहा है कि बल्ले बल्ले आपकी है, माइक वालों की है, पंडितों की कहाँ है? सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आती है कि पत्रकारों की कैसे बल्ले बल्ले है? भाई 65,000 करोड़ का, आप 6500 करोड़ रुपए का जो है आप लोगों को ऐड मिलता है। आप लोग को पत्रकार खुद कहता है कि मैं अंजना ओम कश्यप नहीं, अंजना मोदी कश्यप हूँ। पत्रकार मोदी से ऐड कर ले रहे हैं। पत्रकार जेल जा रहे हैं भाई, सिद्दीकी कप्पन FIR हो रहा है, जांच तो वो पत्रकार जा रहे हैं और सरकार सवाल करते हैं। मध्य प्रदेश में उन पत्रकारों के कपड़े उतारे गए थे जो सरकार सवाल करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट में मैं एक बात कहूँगा, पत्रकारों के कपड़े उतार दिए मध्य प्रदेश में उतारे गए हैं। देखिए, पिलाया नहीं गया था, पेशाब नहीं पिलाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया मकान उस दलित महिला का मध्य प्रदेश में तोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री को मालूम नहीं था या उन लोगों को मालूम नहीं कि प्रधानमंत्री ने दिया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अरे ब्राह्मण समाज तो है ना मालामाल। हम कह रहे हैं, हम देश के संविधान को मानते हैं। देश के संविधान समता का अधिकार देता है। देश का संविधान जो है हमें पढ़ने का अधिकार देता है। वहाँ कोई जाति विशेष का शब्द का उपयोग नहीं करता है। और इस समाज को बनाने के लिए जो महापुरुषों ने अपना, मोदी जी के राज में तो फायदे में है ब्राह्मण समाज। मैं कह रहा हूँ मोदी जी के राज में क्या ब्राह्मण को 12 रुपये की गैस नहीं मिल रही है, 96 का पेट्रोल नहीं मिल रहा है, बेड मिल जाके कोरोना काल में मिल गया है, रेमडेसिविर उसको खरीदनी नहीं पड़ी है। मजाक ना बनाए सरकार।
एक साफ चेतावनी है उनके लिए कि 24 में या तो सत्ता छोड़े या तो सभी देश के नागरिकों का जवाब दे कि अच्छे दिन कब आएंगे। आप पत्रकारों के पास में एक ही जवाब है कि पत्रकारों को भी बंद किया जा रहा है, उठा के जेलों में दिया जा रहा है। सिद्दीक कप्पन का हम हमेशा नाम लेते हैं, तो सिद्दीक कप्पन किस कम्युनिटी से आता है आप ये भी बताया करें कि कम्युनिटी पे हमला है, पत्रकारिता पे अभी हमला नहीं है। पत्रकारिता पे हमला अभी रविश कुमार के साथ जो हुआ ना, वो पत्रकारिता पे हमला है। सिद्दीक कप्पन के साथ देखिए ये हमला मेरे हिसाब से तो बहुत पहले शुरू हो गया था। रविश कुमार जी ने इससे पहले भी ये बातें कही थी। सवर्णों का तो मौजा ही मौजा है। अभिसार शर्मा कौन है, प्रसून वाजपेयी कौन है, रविश कुमार कौन है? आप क्यों बार बार बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं? आप हमें क्यों हम भारतीयों को बांट रहे हैं? आप क्यों? आप पहले से जाति और धर्म में बटे हुए लोग हैं। अरे भाई, आपके बाप दादा पेड़ के पत्ते पहनते थे, तो क्या आज भी आप पैंट शर्ट कोट उतार दोगे? तो मानिए ना बाबा साहब के संविधान को। तो कौन नहीं मान रहा? मैं तो कह ही रहा हूं कि हम भारतीय हैं, बाबा साहब ने कहा था, और बाबा साहब ने कर्तव्य और अधिकार की बात की थी। न्याय का मतलब होता है जो जिस काबिल हो उसे वह अधिकार मिल जाए, वह उसके लिए न्याय। मोदी सरकार में दलित बल्ले बल्ले है, सारा नियम कानून है उनके फेवर में फैसले हो रहे देखिए हैं। सबका साथ और 4 लोगों का विकास, ये जो नीति है ये सिर्फ बीजेपी की नहीं है, ये कांग्रेस के टाइम पे भी थी। और वहाँ पर भी पूंजीपतियों के लोन माफ़ किए जाते थे और गरीबों को जेल भेजा जाता था, कांग्रेस राज में भी। और यहाँ पर भी पूंजीपतियों के 4 पूंजीपतियों को दुनिया का मालदार कर दिया गया, उनके कर्जे भी माफ़ कर दिए। लेकिन एक फायदा है, थोड़ा अमीरों को भी जेल भेजा जा रहा है। आपको नहीं, अमीरों को उनको भेजा जा रहा है जो उनके खिलाफ के, उनके विरुद्ध के हैं, वो तो पहले ऑफर लेके जाते हैं। कांग्रेस राज में लेकिन खाली SC ST OBC माइनॉरिटी का नेता चोर था। मोदी जी के राज में सब विरोधी चोर है। उनके भी राज में जो चोर थे वही चोर थे, लेकिन वो पकड़ के धरपकड़ करके उनको कर देते थे अंदर SC ST के नेताओं को। अभी देखिए समझना पड़ेगा, ये जो दोनों पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों के राज में पूंजीपतियों की बल्ले बल्ले, और उसमें जो गरीब मजदूर जो थे SC STs और तमाम लोग जो मेहनतकश तमाम लोग, उन तमाम लोगों को पहले भी जेल में ठूंसा जाता था 2000-5000 रुपए के कर्जे के लिए, और पहले भी उनके ऊपर अत्याचार होते थे। SC ST तो खुश है सरकार से। SC ST तो खुश है इस सरकार। हाथरस की घटना हुई, उससे आप खुश हैं? उन्नाव घटना। अरे हाँ, उन्नाव की घटना से आप खुश हैं? आप बताइए। नहीं, हमने कहा खुश नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों जो सरकारें, चाहे बीजेपी की, कांग्रेस की थी और बीजेपी की, देखिए निजीकरण कौन लाया इस देश में? SC STs के ऊपर असली हमला किसने किया? कांग्रेस ने किया 1992 में निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन। लेकिन इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण भी किया सर। कह रहे हैं हम, इंदिरा जी तक था, इंदिरा जी तक जो उन्होंने राष्ट्रीयकरण करे, सब करे। उसके बाद की जो कांग्रेस आई वो तमाम इस देश। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी बहुत समझ है, पीड़ित वो शोषित वंचित समाज की आवाज बनना चाहते। नहीं, राहुल गांधी जी एक बार कह दें कि मैं निजीकरण की नीतियों को वापस लूंगा। 1992 की जो कांग्रेस सरकार लाई थी, जिसपे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी चली, उसने भी पब्लिक सेक्टर बेचे और रिजर्वेशन खत्म किया, उस पे मोदी भी चल रहे हैं। और देखिए GST जो था ये कांग्रेस का पेंडिंग मामला था। अच्छा, मोदी और कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस में चुनना पड़े, मान लिए दो ही ऑप्शन हो, तो किसको चुनेगा बहुजन? मैं बहुजन तो भले ही नोटा पे दे दे, इन दोनों में से किसी को नहीं चुनेगा। और हमारी बहन मायावती बैठी है ना, बाबा साहब ने दिया था ना, मान्यवर काशीराम ने मिशन शुरू किया था, हमने कभी इन पार्टियों को नहीं दिया। दिल्ली में रह करके भी, भले ही हमें कोई जानता ना हो, जानता हो या ना जानता हो, हम जहां भी कैसे जुड़ेगा बहुजन कांग्रेस से? कांग्रेस के पास तो अब सवर्णों का ही वोट नहीं है। बहुजन भी कह रहे हैं कि सांफनाथ नागनाथ तो है। कांग्रेस के नेताओं को समझना होगा, और मेरे हिसाब से शायद इसी कड़ी में मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित परिवार से आते हैं, उत्तर प्रदेश में ब्रजलाल खाबरी जी आते हैं, तमाम तरह उदित राज जी, राजेश लिलोटिया जी, अलग अलग विंगों में भी दलितों को मिलते हैं। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, उनकी यात्रा आ रही है, परसों मैं जाने वाला हूँ वहाँ पर। मैं उनसे ये कहने वाला हूँ कि भाई जो हमारा SC ST का कांग्रेस ने रिजर्वेशन खत्म किया, सारे संसाधन ये बेच करके सरकारी संस्थान, वो हमें लौटा दो भाई। और तुम ये बात बता दो कि आप निजीकरण की पॉलिसी को वापस लोगे तो हम कांग्रेस में समर्थन करेंगे। नेहरू जी ने पेंशन शुरू की थी नौकरी के दरमियान, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पेंशन खत्म कर दिया। समझिए, संयंत्र समझिए। इंदिरा गांधी जी ने कोल इंडिया ही नहीं, बैंक कर्मचारियों में जो प्राइवेट बैंक हुआ करते थे सबको सरकारी नौकर बनाया। सरकार उसमें क्या, आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता, आपको अगर कुछ हो गया तो अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलती, और आपकी जो विधवा हैं उनको भी पेंशन मिलता। ये सारे सिस्टम किसने ख़त्म किए? भाजपा ने।
देश के लोगों को समझना होगा। सुनिए ना, देखिए नहीं इंदिरा गलत बयानी नहीं, इंदिरा जी ने किया सारा काम, लेकिन 1992 की नरसिम्हा राव सरकार निजीकरण नहीं देखिए दूसरी बात, निजीकरण, नई आर्थिक नीतियां, देखिए नीतियों से देश चलता है। के दौर क्या थे, हम विश्व युद्ध लड़ चुके थे, अमेरिका हमारे पक्ष में नहीं था, रूस का विक्टर, यूएसआर का एक बात बताइए, देखिए बहुजन तो आपसे हटा है, कांग्रेस से हटा है भाई। अरे सुन नहीं रहे बात, हम जो कांग्रेस, अरे भाई सुन नहीं रहे, 8 साल से भाजपा की सरकार है ना, 8 साल में भाजपा सरकार ये बता दे कि एक भी दलितों में से कितने दलितों को नौकरी मिली है। नहीं अब पता सारे रजवाड़े सुनिए, सारे राजे रजवाड़े जिनकी जमीनों को इंदिरा गांधी ने छीन के दलितों और पिछड़ों को पट्टा दिया था, वो सारे राजे रजवाड़ों ने भाजपा के साथ मिलकर आज गांधी नेहरू परिवार पर हमला कर रहे हैं। आज समझिए, वो गांधी नेहरू परिवार पर हमला कर रहे हैं। वसुंधरा राजे का परिवार देखिए, ज्योतिरादित्य का परिवार देखिए, वो राजकुमारी देखिए। लेकिन कांग्रेस के दौर में बहुजन नेताओं को जेल भेज दिया जाता था। देखिए जो काम अब मोदी जी राहुल सोनिया गांधी के साथ कर रहे हैं, ये कांग्रेस करती की बात नहीं है। कई तरह के क्या होता तो मान्यवर काशीराम जी को बहुजन मूवमेंट चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? उस समय बीजेपी थोड़ी थी। जिस समय मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, उस वक्त कांग्रेस का राज था। कांग्रेस ने अगर हमारा भला किया होता तो मान्यवर काशीराम जी को बहुजन मूवमेंट नहीं बनाना पड़ता। तो आज भी बहुजन की हालत बहुत साफ नहीं हुई है। मायावती जी बैठती है वहाँ, ट्वीट करने से काम नहीं बन जाएगा, आपको दर पे उतरना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हूँ, जो टूट के भाग जाते हैं भाजपा में, वो भी जाते नहीं हैं। हम लट्ठा कांड में गए, वहाँ भी दलित परिवार, बांगण गांव चले जाइए, वो भी दलित परिवार, क्या वहाँ भी बसपा कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ जाएंगे? और बहन जी नहीं आती तो हम लोग जाते हैं। हमारे कहने का मतलब क्या है, जैसे इनका अटैक गांधी परिवार पे है, वैसे हमारा अटैक भी तो मायावती जी पे होगा। मायावती जी का बंगला सबसे बड़ा बन चुका है। सोनिया गांधी सब जगह जाती है। हमारे कहने का मतलब क्या है, क्यों नहीं गई है, कहाँ नहीं गई है रैली करने, क्यों नहीं जाती हैं? लेकिन जब आप राष्ट्रीय नेता देखिए, बीच में इंटरप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्यों आप सुनना नहीं चाहेंगे? आप सुनना नहीं चाहेंगे? अगर आप सुनना है, देखिए हमारे कहने का मतलब है, ये कर रहे हैं ब्राह्मणवादी पार्टी है, ब्राह्मण के दम पे यूपी में सरकार लेके आए थे, ब्राह्मण और एससी मिलके नहीं लाए हैं। 2002 में पूर्व नहीं आई है, सजीत मिश्रा को नहीं लिया था। आप गठबंधन, आप तो हम बराबरी का साथ दे रहे हैं, हम भी बराबरी का साथ दे रहे हैं। लेकिन जब स्थिति में झूठ बोला जाएगा, अंधभक्ति की जाएगी, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, बीएसपी की हो, तो नहीं मानेंगे। हम अंधभक्तों को नहीं मानेंगे, हम अंधभक्ति को नहीं मानेंगे, साफ सीधी बात है। हम अंधभक्ति को नहीं मानने वाले, चाहे किसी पार्टी का अंधभक्त हो। लेकिन भाई कांग्रेस के साथ बहुजन था, अब कांग्रेस का साथ छोड़ा, वोट उसके पास है, बगैर उसको जोड़े कहाँ सरकार बना? मैं ये कह रहा हूँ कि बहुजन हमारे साथ है, बहुजन के साथ हम मिले हैं। कांग्रेस ने पूरी मूवमेंट चलाई है। कोरोना काल में बहुजन समाज पार्टी नहीं निकली थी, यूथ कांग्रेस निकली थी। ऑल इंडिया में यूथ, देखिए ये बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। अगर ये पार्टी की भक्ति दिखानी है, बार बार, थोड़ी आएगी, लोग हैं काम करने वाले। मैं एक बात कह देता हूँ। कहाँ लोग आए थे? 2023 से पहले आने में कुछ 20 या 10 दिन रह गए हैं। 2023 के आने से पहले हमें तो ये भी बातें सुनने को मिल रही है कि बहुजन समाज पार्टी, बहन जी क्या कहते हैं, अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर रही है। तो उसका तथ्य, मैं क्या कह रहा हूँ, उसका तथ्य जब ये हम तो सुने कि कांग्रेस विलय कर रही है बीजेपी में मिजोरम में गठबंधन, कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन है। आपको किसने बता दिया? आपको किसने बताया? आज तो ये सोशल मीडिया पे, अरे कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन, कांग्रेस बीजेपी का गठबंधन है मिजोरम में। अरे आपको बता देता हूँ, राजस्थान में मेयर का चुनाव लड़ी है कांग्रेस बीजेपी एक साथ। मायावती बहन जी क्या कहते हैं, अपनी क्या कहते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी का विलय करने जा रही हैं। और मिश्रा जी, आज मैं क्या कह रहा हूँ, मिश्रा जी पार्टी संभाल रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को संभाल कौन रहे हैं? मिश्रा जी। मैं क्या कह रहा हूँ, मिश्रा जी कांग्रेस में आ रहे हैं, किस लिए? और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस की सरकार में 19 ईडी सीबीआई की जो जांच है, मेरी या तो बोलने दीजिए, या तो सुनने की क्षमता रखिए। ऐसे नहीं होगा। अगर ये लगातार प्रधानमंत्री बनेगा इस देश में 2024 में, ये नहीं बोलने देंगे। 19 नेताओं पे कांग्रेस की सरकार, मैं क्या कह रहा हूँ, मनमोहन की सरकार में सुनिए आप, ये है देश की राजनीति। बीजेपी इसलिए जीत रही है कि अपोजिशन एक दूसरे की टांग खींच रहा है, और इसमें कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी बी टीम है। बीजेपी जैसी पार्टी जिसके पास संसाधन है, जिसके पास ताकत है,
मीडिया है वो भी छोटे छोटे दलों से गठबंधन करता है, लेकिन कांग्रेस अब इस बात को नहीं समझ रही है। लेकिन एक बात तो है कि जहां बहुजन रहेगा सरकार उसी की बनेगी। सवाल आपसे, क्या बहुजन समाज के लोगों ने बीजेपी को चुना, बीजेपी के काम से संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे जो लोगों को नौकरी होनी चाहिए थी, परमानेंट नौकरी होनी चाहिए थी, वो नहीं दी, ज़मीनें नहीं दी, बजट में हिस्सा नहीं दिया, एट्रोसिटीज़ बढ़ी हैं। हम किसी भी हालत में बीजेपी के साथ में नहीं है। अब पूरा बहुजन एक छत्र होकर के उत्तर क्या करेगा बहुजन? हम बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में सपोर्ट करेंगे। 80 में से 75 सीटें हम जीत करके लेकर के आएंगे और कांग्रेस की मजबूरी होगी समर्थन करना। और नई संसद में 2024 में भारत की नई संसद जो बन रही है, पहला दलित प्रधानमंत्री बनेगा, बहन मायावती जी शपथ लेंगी उससे। पंकज, क्या लग रहा है, विपक्ष पूरा टूट फूट है, आएगी तो मोदी, आएगा तो मोदी? आरएसएस की जो मंशा है, आरएसएस ने जाति और धर्म के हिसाब से, उपजातियों के हिसाब से, भाषा के हिसाब से जो सेंधमारी करी है, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी आज देश बेच रही है। जिनके बाप दादा कल तक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को मानते थे, गोरे अंग्रेजों का साथ देते थे, जिन्ना का साथ देते थे, उस जिन्ना के साथ मिलकर सावरकर और गोडसे के लोग, हेडगेवार के लोग, गोवलकर के लोग ने देश को आज फिर बर्बाद किया है। तो ये देश के लोगों को समझना होगा कि हम किसी जाति के नहीं, हम इंसान हैं, हम भारतीय हैं। चूँकि भारत में धर्म खतरे, संविधान खतरे में। देखिए, इंसान जब नहीं रहेगा तो धर्म का क्या होगा, आप बताइए। देश खतरे में है। तो ये बात समझाइए ना सवर्ण समाज को, जो तलवार लेके खुलेआम घूम रहा है। किस समाज का आदमी नहीं घूमता? आप मुसलमान घूम रहा है तलवार लेके, सब घूम रहे हैं, दलित घूम रहा है, सारे कास्ट, सारे जाति के एक घटना बताइए दलित ने किसी पर अत्याचार किया हो? बात नहीं कर रहे हैं। समझिए, जहाँ जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, हम सब लोगों अरे को बताइए ना, भारत में तो 85% बहुजन है। सुन ही नहीं रहे, तो मैं क्या बोलूं? सुन ही नहीं रहे। ये नहीं है कि कोई जाति पूरे हिंदुस्तान में दंगा फंसा रहा है, उस जाति में अच्छे लोग भी हैं। आपने जयप्रकाश नारायण के समय से भी देखा होगा, जयप्रकाश नारायण ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी थी, वो तो सवर्ण समाज से थे, वो क्यों लड़ते? तो बात उसकी नहीं कीजिए जिसमें आप समझिए बात को। आप लोग क्या करते हैं कि एक एजेंडा चलाते हैं कि ये जाति ऐसा, वो धर्म ऐसा, ये ऐसा, फिर उसमें और हम में क्या फ़र्क है? आप भगवान बुद्ध की बातों को समझिए। हमको निंदा नहीं करना चाहिए, हमको लोभ नहीं करना चाहिए, हमको क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अरे भाई साहब, भगवान बुद्ध ने ये भी कहा है ना कि सांप के फन को कुचलने का हुनर भी आना चाहिए। हाँ, तो क्या आना चाहिए कि ऐसे गाली देते रहो किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को? जो शोषण करेगा उसके खिलाफ तो बोलेंगे ना। भाई, आप में और भाजपा में फर्क क्या रह गया? जो काम भाजपा चाहती है वही काम आप कर रहे हैं, उसके पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी का विरोध बहुजन समाज कर रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी। हम कौन है? हम आप कौन लोग सवर्ण समाज के लोग बीजेपी के साथ है। सत्ता की मलाई आपके हाथ में रहता है, कांग्रेस हो या बीजेपी, बीजेपी हो कांग्रेस, चचेरा मौसेरा, चचेरा मौसेरा। मुसलमान तो फुटबॉल बना हुआ है। कौन है? कौन है जफर इस्लाम? इक्का दुक्का। अरे भाई, तो सुनिए, यही तो बात नहीं समझ रहे। जफर इस्लाम कौन है? हमारा सवाल है कि सवर्ण समाज जब संविधान खतरे में है, महंगाई है, तो सवर्ण समाज चुप क्यों है? सवर्ण मीडिया क्यों चुप है? सवर्ण जुडिशियरी क्यों चुप है? अरे सुन तो लो, वो ना ही सवर्ण है ना दलित हैं, वो सरकार के दलाल हैं, वो उनकी दलाली करते, इसलिए उनको पोस्ट मिला। ये कहकर आप जाति को इनकार नहीं कर सकते। नहीं, आप सुनना होगा। मीडिया में अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग होते तो आवाज उठती। नेशनल दस्तक गैर बराबरी के खिलाफ आवाज उठाता है। इस चैनलों पर आंदोलन करना। बाबा साहब ने, यही तो बात कह रहा हूं, आपको देखिए लड़ना होगा, आपको अपने अधिकार के लिए हर हाल में लड़ना होगा। सिर्फ चैनलों पर चलाकर अपनी TRP के लिए, अपने व्यूवरशिप के लिए अगर आप हो हल्ला मचाते तो मचाइए। आपको लोगों को जागरूक करना होगा। अच्छा, तो हम लोग जागरूक नहीं कर रहे हैं लोगों को। ऐसे जागरूकता नहीं फैलेगी ना। फूले पेरियार अम्बेडकर घर घर जा रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में प्रोग्राम करोगे, गाली दोगे जाति को, धर्म को, कहोगे पेटीएम करो, अकाउंट में पैसा डालो, उससे जाति होगा? आप जाओ गांव कस्बों में। अरे भाई साहब, देश लूटने वाले को आप छोड़ रहे हैं और जो समाज चंदा लेकर आंदोलन चला रहा है उसको हंस रहे हैं। कौन है माल्या? कौन है माल्या? कौन नहीं? नरेंद्र मोदी को माल्या कौन है? अरे मैंने सब दिन गाली दी,
किसको? से नहीं 2016 से। अरे कौन, बात की क्या कीमत ब्राह्मण है। समाज ने, इस बात की कीमत ब्राह्मण समाज ने विजय माल्या को समाज से निकाला? क्या ब्राह्मण समाज ने विजय माल्या को समाज से कौन निकाला? होता है कोई किसी को समाज से निकाल देने वाला? समाज क्या होता है भाई? अरे समाज के लिए कत्ल कर दीजिएगा। है, आप आंदोलन करो ना, उसके पास है, क्यों नहीं कर रहे? ये देखिए, ये होगा अगर डिबेट में, अगर लगातार ये इंटरप्ट करेंगे, बोलने नहीं देंगे, तो आप इनसे डिबेट करवा लीजिए, सीधी बात है। चले गए, वो भ्रष्टाचारियों का बहिष्कार होना चाहिए। शादी कर लेगा कोई दलित और ब्राह्मण तो हत्या कर दीजिएगा। हत्या कर देंगे भाई, हम नहीं चाहते हत्या हो। गोरखपुर में हुआ है। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने कराई, जो बच्चा राजस्थान में जिस बच्चे को मौत हुई, उस पर भी हमने सवाल प्रश्न चिन्ह किए हम। अरे कांग्रेस की सरकार है, कोई जाता नहीं है वहां। सुनिए पहले, अगर आप जो है या ये बीच में इंटरप्ट करेंगे या आप सुनेंगे नहीं, तो फिर एकाएक भी नहीं है, फिर हमें संतों को भी आने से कोई मतलब नहीं। अपने राज्य अगर ये फिर इंटरप्ट करेंगे, लेकिन मैंने आपने कहा चुप रहिए, मैं इनसे पूछ लूं। ज्ञानी जी ये इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, आपको पूरी बात सुननी है। जब आप कहते हैं कि आप दलित समाज का उदाहरण करने जाते हैं, लेकिन 28 साल से वहां बहुजन समाज पार्टी है भाई, गुजरात में आप वहां कवर नहीं कर पा रहे हैं, आप ग्राउंड पे नहीं उतर पा। अरे सुन तो लीजिए 2 मिनट, अरे 1 मिनट सुन तो लीजिए प्रभु, आप तो इतना इंटरप्ट करके रख चुके हैं। तो आप सुनिए, मैं सही करूंगा ना उसको, आपको सुनने की क्षमता नहीं है। बोलिए ना भाई। हम कह रहे हैं ये इंटरप्रेशन नहीं होना चाहिए। देखिए बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बहुजन समाज पार्टी गुजरात नहीं देख पाती है, जब बहुजन समाज खुद का उत्तर प्रदेश नहीं देख पाती है, आज भी लगातार वहाँ पे रेप हत्याएं होती रहती हैं। 2 नाबालिग बच्चों को, एक को इतने ऊपर पे, एक को इतने नीचे पे मार लटका दिया गया। अरे तो ये देखिए इंटरप्ट हो रहा है, आप इंटरप्ट क्यों करने दे रहे हैं? ये गलत बात है। मैं डिबेट का बहिष्कार करता हूँ, मैं डिबेट का बहिष्कार करता हूँ भाई। मैं ये कह रहा हूँ, अगर इस तरह की डिबेट करें तो बहिष्कार करूंगा भाई। ठीक है, बोलने नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। भ्रष्टाचारियों को बहिष्कार नहीं करोगे? कहा नहीं किया, आप ज्यादा बोला है, आप सर्च मारिए गूगल पे। रेप क्या बहन जी के शासन में हो रहा है? अगर सवर्ण की सरकार, अरे यार शांत तो रहिए भैया, सरकार तो सवर्णों की चल रही है। मैं कह रहा हूँ सवर्ण की सरकार में सवर्ण विरोध तो करता है इनकी हिम्मत भी मायावती का विरोध करें, है इनकी मंगल पे करें। करेंगे जब बहन जी ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया। इतनी बड़ी संपत्ति, आज बड़ी संपत्ति में मुकदमा चल गया, हुआ ही नहीं है। इतना बड़ा बंगला बन गया, हुआ ही नहीं है। कौन सा संपत्ति है बहन जी का? आए सही संपत्ति के मामले में भाजपा हर बार दबाव बना के उनसे वोट बैंक छीन लेती है, ये सच है। अरे कोई छुपा कर हुआ है? अरे उनको आय से अधिक संपत्ति के मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है। क्लीन चिट तब दी गई है जब उन्होंने समर्थन दिया है पीछे से। अच्छा सोनिया, अच्छा आप बीच में बोल के ऐसे नहीं होता है, आप आरोप लगाएंगे कांग्रेस। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या बहन जी ईडी सीबीआई से डरती हैं? बिल्कुल डरती है, बिल्कुल बहन जी क्या ईडी सीबीआई से बहन जी किसी से नहीं डरती है। मनमोहन सिंह, मेरी बात सुनिए ना, बार बार मेरी बात सुनिए। ये तो तंत्र कंधे पे बैठा रखे हैं तोता मैना की तरह भारतीय जनता पार्टी ने, क्या बहन जी डरती हैं? मेरी बात सुनिए, पहली बात तो सुनिए, मनमोहन की सरकार में 19 नेताओं पर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी, जिसमें कि 11 नेता कांग्रेस सरकार के थे। 11 नेता अपने नेताओं को भी नहीं छोड़ा जांच के लिए, और जो 8 नेता थे वो विपक्षी गठबंधन के नेता थे, जिनसे गठबंधन में सरकार थी। 8 नेता वो भी थे, भाजपा पे नहीं चला था ईडी। नहीं तो यही तो गठबंधन है कांग्रेस बीजेपी का। ऐसा गठबंधन है, भाजपा में कांग्रेस पे चलता है ईडी। आरएसएस की मां है कांग्रेस, भाजपा की सरकार में आरएसएस की मां है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैंड किया था आरएसएस को, और कोई नहीं किया। आरएसएस की मां होती तो इससे ज्यादा अत्याचार कांग्रेस के वक्त में हो जाते। अन्ना हजारे आंदोलन ही नहीं होता अगर कांग्रेस तभी तो भाजपा वालों के खिलाफ सुनने में दर्द हो रहा है इनको। भाजपा का विरोध करते हैं हम, दर्द इनको होता है। भाजपा का विरोध करते हैं हम, दर्द इनको हो रहा है। बीएसपी पर हमला कर रहे हैं ना सर। मैं क्या कह रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी के जो रवैये इस बार जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आए हैं, वो साफ कहता है बिना बहुजनों की सरकार बना लेगी कांग्रेस। मैं कह रहा हूं मायावती के साथ पूरे बहुजन होंगे, क्या बता रहे हैं ऐसे? आप ऐसे नहीं है, आप ये कहने से हो जाएगा। में उतारिए, हाथरस की बहन के लिए उतारिए। हाथरस की बेटी के लिए क्यों नहीं उतरे भाजपा कार्यकर्ता? हाथरस के लिए क्यों नहीं उतरे? उन्नाव में क्यों नहीं उतरे? राजस्थान में क्यों नहीं उतरे? तो कांग्रेस क्यों नहीं हरा पा रही है बीजेपी को? हम तो हराएंगे ही, हम तो लगे ही हैं हराने के लिए, हम तो लगाए हैं हराने के लिए। जमानत जब्त हो गई कांग्रेस, 250 सीटों पे कांग्रेस की जमानत जब्त, और दुर्गति गुजरात में। समाजवादी पार्टी से गठबंधन ना करते तो 18 सीट ना आती, 0 रह जाती। इन्होंने गठबंधन किया मुलायम सिंह की पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी की, बसपा की भी जमानतें जब्त हुई हैं। इनकी 18 की पेशी। तो ये पंकज, बस लास्ट कमेंट पंकज, ये हालत है विपक्षी नेताओं का और बीजेपी रहेगी अभी। देखिए, ये अजीब सी विडंबना है कि जनता भी आजकल पॉलिटिकल हो गई है, दलीय व्यवस्था में वो हो गई है।
जनता को जनता के रूप में होना चाहिए। और चाणक्य ने कहा था कि बड़े दुश्मन को मात देने के लिए छोटे दुश्मनों को एक होना चाहिए। राजनीति में अभी चूंकि भारतीय जनता पार्टी देश के साथ गद्दारी कर रही है, देश लूट रही है, तो इधर कुआं इधर खाई की ये है। तो खाई में गिरने से कहीं अच्छा है कुआं में गिरना। तो गले शिकवे भूल कर एक बार भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, शरद की सुरक्षा के सवाल पर, माँ बहन बेटियों के सुरक्षा के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, मंदी अर्थव्यवस्था के सवाल पर हम सबको अपने अपने दुख तकलीफ़ों को भूल कर एक होना पड़ेगा। यार इस बात से तो आप सहमत होंगे ज्ञानी जी। अभी प्राथमिकता क्या है बहुजन के लिए, बीजेपी या कांग्रेस, सत्ता में कौन? नहीं, देखिए, प्राथमिकता ये कि एक ब्रॉड गठबंधन बने बीजेपी के विरुद्ध, और उस गठबंधन में हम बराबर बैठे। हम किसी पार्टी के, हम अब उनकी गुलामी नहीं करेंगे, किसी के मेंबर नहीं बनेंगे। आज हमारे पास है अपना मूवमेंट है, बहुजन समाज पार्टी है, हम बराबर बैठेंगे। आप बैठ लो, जहां आपकी शक्ति है आप ले लो सीटें। क्या लग रहा है, कांग्रेस अकेले हरा लेगी या गठबंधन की जरूरत पड़ेगी? देखिए, हम सभी दलों से कहते हैं एकजुट होकर, अपने स्वार्थों को त्याग कर, पुरानी विचारधाराओं को छोड़कर, धकिया कुलिसी बातों को छोड़ के काम करें और ग्राउंड पे काम करें। ये बैठ के ट्वीट से हम नहीं मानने वाले। अगर बहुजन नेता हैं तो रोड पे उतरे, हम भी उनके साथ ना आए तो गलती हमारी मानी जाएगी। देखिए, फिर बोल दिया इन्होंने, इनको मतलब भाजपा की बुराई करने पे इनको दर्द हो रहा है। ये बहुजन समाज पार्टी भाजपा ये कहीं दिखा दिए हैं, बहुजन और समाजवादी, बहुजन और जो भी मेरी बात सुनिए, जो भी ज्ञानी जी जो भी इस देश की जो भी क्या कहते हैं सत्ता दल, इस जो भी विपक्ष छोटे से लेके बड़ा इस देश का भला चाहता है, उसे एक मंच पे आना होगा और इस मंच को भारतीय जानते हुए, अपने आप को भारतीय प्रेजेंट करते हुए, इस सोच को धारण करते हुए कि कहते हैं ना कि मैं सींच रहा इस भारत को जो गांधी का भारत है, मैं रंग रहा उस भारत को जो नेहरू का भारत है, मैं जान रहा उस भारत को जो बाबा साहेब का भारत है, और मैं लड़ रहा उस भारत के लिए जो मेरा भी भारत है, तेरा भी भारत है, हम सबका भारत है। भारत रहेगा तो ही तभी हम रहेंगे। यहाँ पे बहुजन, भारत को मोदी जी से खतरा है, सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। देखिए, मैं बता दूं, मुझे तो खुद उनसे खतरा है। मैं दुनिया की क्या बात बताऊं, मुझे खुद ही खतरा है। हमारे अधिकार की बात होती है ना, तभी ये कहते हैं कि भारत की सब ब्रॉड, उसमें देखो भारत में जब बहुजन खड़े होते हैं अपने बल पे, ये कहते हैं हमारे पीछे खड़े हो, तब पंडित जी होंगे, ठाकुर साहब होंगे। सोचिए बड़ी बात हो गई है। और नेहरू जी के टाइम पे, नेहरू जी के टाइम पे अम्बेडकर जी को ये कहा गया था कि आप संविधान में जो आपकी जाति की पता लिखना, वो उन्होंने लिखी थी, और वो चीज़ आज भी हम मानते हैं। हम दलित का सम्मान करते हैं, लेकिन चाटुकार और पैसा खाने दलितों का सम्मान नहीं करते। वही आदिवासी की महिला थी जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थी, और नेहरू जी का कॉलर पकड़ के उसने पूछा, कितने दलित इस देश में चाटुकार हैं और कितने करोड़पति? लिस्ट हम निकालेंगे, कितने विदेश लिस्टों में हम लिस्ट ही लेते आएंगे आपके पास। ब्राह्मणों का क्या कहेंगे जो विदेश ब्राह्मण दलित जिसका लिस्ट चाहिए मैं देके आऊँ, मैं डरता नहीं हूँ। मैं सभी के उन सब विदेश भागने वाले की जाति क्या है? मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी होंगे मैं सब लेके आऊँ, अगले समय में करूँगा। धन्ना सेठ कौन? ऐसे लिस्ट बना के देखिए, हमारे पास डाटा रहेगा, डाटा से बात करेंगे। चोर है इस देश में भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बननी चाहिए कि कौन किस जाति का कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है। दलित एक भी नहीं है, तमाम भ्रष्टाचारी तमाम वही हैं अपर कास्ट, जो कि अपने आप को इस देश में देशभक्त कहते हैं। सारे देशभक्त वो भ्रष्टाचारी बैठे हैं लंदन में जाकर। चलिए, मैं बाइंड अप कर रहा हूं। मैं ओबीसी, माइनॉरिटी, ब्राह्मण समाज, 2 सवर्ण, शेड्यूल कास्ट के लोग, देश की यही हकीकत है। हम आपस में लड़ रहे हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और कोई मज़ा मार रहा है, उसकी पहचान कीजिए। फिलहाल इस बहस से तो लगता यही है कि आएगा तो मोदी ही, लेकिन डेमोक्रेसी है, उलट पलट होते रहता है। कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया है। अगर संविधान पूरी तरह, कांग्रेस कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसको बीजेपी आगे बढ़ा रही, जिसको कांग्रेस ने लागू नहीं किया था। लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं, बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल कहते हैं कि आरएसएस बीजेपी आई ही इसलिए क्योंकि कांग्रेस उसकी माँ है। एक बात देखने को मिलेगा कि सवर्ण समाज के जो लोग होते हैं, पार्टी कोई हो, वो अपने सामाजिक हितों के लिए सजग रहते हैं। अभी फिलहाल इस देश में गरीबी हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, उससे सबसे ज़्यादा शिकार अगर कोई है तो वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। जेलों में वो हैं, मजदूर वो हैं, बेरोज़गार वो हैं, लाचार वो हैं, बेबस वो हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग। उनको तय करना है कि उनकी लाचारी बेबसी कैसे दूर होगी। बाबा साहब ने एक संविधान दिया है, डेमोक्रेसी दी है, आपको तय करना है।
सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन सवाल है कि संविधान बचा रहे। इस बात पर तो सब लोग सहमत है ना कि संविधान बचना चाहिए। संविधान बचना चाहिए, देश बचना चाहिए। बिल्कुल संविधान बचना चाहिए और सबको पटल पे आना चाहिए। संविधान से कोई शिकायत है? संविधान से अगर शिकायत होता तो संविधान की बात नहीं करते। जब देश का इंसान ही नहीं बचेगा, जब हम यूं ही लड़ेंगे आपस में जाति और धर्म के नाम पर, तो फिर देश का क्या होगा? जी बिल्कुल, संविधान बचेगा तो इस देश का एक एक नागरिक बचेगा, उसके अधिकार बचेंगे, उसका सम्मान बचेगा, सुरक्षा बचेगी। इतना तो है कि अब वो दौर गया जब आप किसी को जाति और धर्म के नाम पर बरगला देंगे। अब हर कोई अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत है। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया ये मौका आपको देता है, टीवी अखबार ये मौका नहीं देता है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।